Good afternoon, everyone. A very warm welcome to this session, everyone. A very warm welcome, guys. Yashuvardhan, Radha Chaudhary, everyone. A very warm welcome. A very warm welcome, everyone. Okay. मेरा एक सवाल है. Is this class a bilingual class or a English class? हाँ, ये आपका एक बाइलिंगुअल सेशन है, तो हम बाइलिंगुअल तरीके से ही आपको यहाँ पर वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग. ऑलराइट, सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन गाइस. आप सबका स्वागत है हमारे आज के सेशन में. आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा डिस्कशन रिगार्डिंग द इंडियन बैंकिंग सिस्टम. जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली है उस पर हम आज आपके साथ फोकस करने जा रहे हैं. तो चलिए शुरू करते हैं एंड लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले आइए आज हम जानेंगे जो हमारा हिस्ट्री रहा है, जो हमारा इतिहास रहा है इंडियन बैंकिंग का. हाँ, उसकी हम बात आपके सामने आज करेंगे. सो आज हम स्टार्ट करेंगे द हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग. ठीक है, एक बार ज़रा सब लोग कमेंट कर दीजिएगा यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर. अच्छा, शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने ये बैच परचेज़ किया है बहुत अच्छी बात है. इसके अलावा ग्रेडअप के बैंकिंग चैनल पर सुबह 8 AM पर आता है मेरा एक सेशन ग्रेडअप के बैंकिंग चैनल पर. आप सबको उसको देखना है. अगर दो ये काम आप कर लोगे, आपको कुछ और नहीं करना है जीए में, आपको कुछ भी नहीं करना है जीए में. ये मेरी गारंटी आपसे है. ठीक है, ऑलराइट. ओके, तो चलिए शुरू करें. बात है 1770 की, जब भारत के कलकत्ता शहर में भारत का पहला बैंक बना जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान. ताज्जुब की बात यह थी कि इस बैंक को अंग्रेज़ों ने नहीं, पर इस बैंक को ग्रेट अलेक्जेंडर कंपनी ने बनाया था, जो कि एक पोर्चुगीज़ या एक पुर्तगाली कंपनी थी. इसके ही 16 साल बाद 1786 में बना आपका जनरल बैंक ऑफ इंडिया. जो आपका फिर से वहीं कलकत्ता में बना. एक मेरा सवाल है सबसे, क्या सबको बफरिंग हो रही है या किसी एक दो लोग को बफरिंग हो रही है? प्लीज़ कमेंट करिएगा एक बार ज़रा कमेंट सेक्शन में, क्या सबको बफरिंग हो रही है या किसी एक दो लोग को हो रही है? प्लीज़ कमेंट करिएगा येस या नो, बिकॉज मैं जानना चाहता हूं कि कितने लोग हैं जिन्हें बफरिंग का सामना करना पड़ रहा है. ठीक है, जैसे ही हम 1800s में आते हैं और जैसे ही हम आते हैं 1806 में, तो हमें मिलता है एक ऐसा बैंक जो अंग्रेज़ों का पहला बैंक है, जिस बैंक का नाम है प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कैलकटा. ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, पर आप जानते होंगे कि कलकत्ता में बैंक क्यों बन रहे हैं. बिकॉज़ कलकत्ता जो है वो ना सिर्फ हमारे देश की राजधानी है, बल्कि कलकत्ता में तमाम तरह के इंटेलिजेंट लोग, तमाम तरह के सी ट्रेडर्स, तमाम तरह के अंग्रेज़ी व्यापारी यहीं पर रहते हैं. साथ ही में एक और बड़ी वजह यह भी है कि ये समुद्र के किनारे है. तो कई रीज़न्स हैं, कई इसके मतलब हैं कि सारे बैंक आपके यहाँ पर क्यों बन रहे हैं. जैसे ही आपका कलकत्ता में प्रेसिडेंसी बैंक बनता है, वैसे ही ये बात क्लियर हो जाती है अंग्रेज़ों को, ब्रिटिशर्स को,
कि अगर हम ऐसे बैंकों को पूरे इंडिया में बनाएंगे तो हमें फ़ायदा होगा। इसीलिए जो ये प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कैलकाटा है, इसका नया नाम पड़ता है प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल, जो कि दिया जाता है आपके 1809 या 1809 में। यहाँ तक की कहानी सबको क्लियर है। शुरू हुआ है 1770 से और हम पहुँच गए हैं 1809। 1770 में पहला बैंक बना है जो कि एक पोर्चुगीज़ का बैंक है, और 1809 में जो बैंक बना है वो अंग्रेज़ों का बैंक है। इसी लॉजिक के हिसाब से 1840 और 1843 में भी हमारे दो बैंक बनते हैं। 1840 में बनता है प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बनता है प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास। अब आपका सवाल आएगा कि सर ये प्रेसिडेंसी वर्ड का मतलब क्या है। भारत में आज़ादी के पहले 3 ऐसे शहर थे, 3 ऐसे नगर थे या 3 ऐसे प्रांत या प्रोविंस थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा गया। उनमें बंगाल था, बॉम्बे था और मद्रास था। ये भारत के ऐसे प्रांत थे जो काफ़ी अमीर और काफ़ी सम्रांत थे। इसी वजह से इन्हें प्रेसिडेंसी का नाम दिया गया। इस बात को लेकर किसी भी गफलत में, किसी भी डाउट में मत पड़िएगा कि ये तीनों बैंक सेम हैं। ये तीनों बैंक आपके सेम नहीं हैं। इन बैंकों की अलग अलग पहचान है। बंगाल का मैनेजमेंट, बंगाल की करेंसी मुद्रा अलग थी। बॉम्बे का मैनेजमेंट, बॉम्बे की करेंसी मुद्रा अलग थी। उसी तर्ज पर मद्रास का भी जो करेंसी और मैनेजमेंट था वो अलग था। इन तीनों को कहा जाता है काशी नेशनलाइज्ड बैंक। क्या कहा जाता है इन्हें? काशी नेशनलाइज्ड बैंक। अब सवाल उठा कि ये काशी नेशनलाइज होता क्या है। काशी नेशनलाइज ऐसे बैंक होते हैं जो इतने बड़े होते हैं कि उन्हें आपको आभास हो कि वो हर प्रांत में होंगे, पर वो एक ही प्रांत में सिमट कर रह जाते हैं। उनका अधिकतम जो प्रभाव है, उनका जो अधिकतम इफ़ेक्ट है, वो एक प्रदेश में, एक प्रांत में रहता है। अगर आपको समझना है तो कुछ ऐसे समझिए, कुछ यूँ समझिए। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, देश के बड़े नेता हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की बड़े नेता हैं। ममता दीदी बंगाल की बड़ी नेता हैं। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के, बम्बई के बड़े नेता हैं। तीनों में अंतर क्या है? बाकी तीनों बहुत बड़े नेता हैं पर वो देश के नेता नहीं हैं। मोदी जी देश के नेता हैं। समझ में आ गया आप सबको? क्लियर हो गया आप सबको? क्लियर कट समझ में आ गया आपको? तो ये 3 बैंक थे, इनको अलग अलग जगह पर बनाया गया। अब सवाल ये उठता है कि इनमें बदलाव क्या आया। बदलाव ये आया कि 1860 तक, 1860 तक जितने भी बैंक थे उनका मालिक या तो एक था, अंग्रेज़ थे, या एक ही कंपनी उनकी पूरी मालिक थी। उनमें एक ही कंपनी के अलग अलग शेयर होल्डर, अलग अलग शेयर धारक आपके नहीं थे। तो जाहिर सी बात है उन बैंक का एक ही मालिक था। एक बहुत ही फेमस मतलब मेरी दादी देखती हैं डेली बेसिस पर, तो मुझे याद आता है, एक आता डायलॉग आता है ना, एक फेमस एक वर्ड है जो कि शायद आप लोग फॉलो भी करते होंगे, सबका मालिक एक। तो यहाँ पर जितने भी आपके बैंक बने थे 1860 तक, 1860 तक, वो सारे बैंकों का मालिक एक था। या तो अंग्रेज़ थे या पोर्चुगीज़ थे या कोई और था, पर उनमें अलग अलग शेयरधारक आपके नहीं थे। ये बात को आप समझिएगा बड़े ध्यान से कि इनमें अंतर क्या आपको समझ में आएगा। पर जैसा कि हर बार होता है, 1861 ये वो तारीख है जिस तारीख में भारत को उसका पहला जॉइंट स्टॉक बैंक मिला। कौन सा बैंक मिला? जॉइंट
स्टॉक बैंक। अब एक सवाल आएगा कि जॉइंट स्टॉक आखिरकार होता क्या है। पहली बात तो समझो स्टॉक क्या होता है, या स्टेक क्या होता है, या शेयर क्या होता है। शेयर मतलब होता है ओनरशिप का एक हिस्सा, अंग्रेजी में कहते हैं पीस ऑफ ओनरशिप। स्वायत्ता के ओनरशिप के एक हिस्से को हम शेयर कहते हैं। स्टेक होता है कितना परसेंटेज ओनरशिप हमारी है। जैसे कि मेरे पास कंपनी के 50% शेयर हैं। कितने शेयर हैं कंपनी के? 50%। तो मैं बोलूँगा आई हैव अ स्टेक ऑफ 50%। कितना परसेंट? 50%। तो जब हम स्टेक की बात करेंगे तो हम प्रतिशत ओनरशिप की बात करेंगे, हम परसेंटेज शेयर की बात करेंगे। और जब हम स्टॉक की बात करेंगे तो हम अमाउंट की बात करेंगे, कितनी अमाउंट में ओनरशिप है। जैसे कि मेरे पास 500 शेयर हैं, तो मैं बोलूँगा आई हैव अ स्टॉक ऑफ 500 शेयर्स। समझ में आपको आ रहा है कि एक शेयर क्या होता है, एक स्टेक क्या होता है और एक स्टॉक क्या होता है। सबको क्लियरली समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लीज़ ज़रा एक बार आंसर कीजिएगा। अमनदीप, काशी का मतलब होता है एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो राष्ट्रीय लेवल का दिखता है पर होता नहीं है। मतलब वो अपने प्रांत में तो अच्छा है पर दुनिया भर में या देश भर में उसका एक स्थान नहीं है। तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों। अच्छा, मैं फिर से बताता हूँ आपको देवयाना जी। स्टेक मतलब होता है कितना परसेंटेज शेयर आपके पास है। अगर आपके पास 50% शेयर है तो मैं कहूँगा मेरे पास उस कंपनी का 50% स्टेक है। सिमिलरली अगर मैं स्टॉक की बात करूँगा तो मैं बोलूँगा मेरे पास, मान लेते हैं मेरे पास 500 शेयर हैं, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मेरे पास 500 शेयर का स्टॉक है। कुलप्रीत, राधा, आपने सुना होगा जब आप कभी कहीं जाते होंगे कि स्टॉक ख़त्म हो गया। सुना है ना? सुना है आप सब ने? शुभम जी, आपने सुना है कि नहीं सुना है? सुना होगा ना आपने कि स्टॉक ख़त्म हो गया। तो स्टॉक क्या होता है? कितना आपके पास अमाउंट है, तो उसको हम स्टॉक कहते हैं। कितना परसेंटेज है? हाँ विवेक, एब्सोल्युटली करेक्ट। और शेयर कितना है। समझ में आ गया सबको? तो 1861 में जो पहला आपका जॉइंट स्टॉक बैंक था वो बनता है। और ये जॉइंट स्टॉक बैंक आपका जो है ये बनता है, इसका नाम पड़ता है बैंक ऑफ अपर इंडिया। तो ये एक पहला बड़ा चेंज आता है आपका 1861 में। समय बीतता है और समय आता है 1881। समय क्या आता है आपका? 1881। तीन लोग हैं। पहले हैं देबियन, दूसरे हैं शुभम और तीसरे हैं विवेक। अब इन तीनों ने मिलकर एक बैंक बनाया। इस बैंक को हम क्या कहेंगे? ज़रा फटाफट बताइएगा मेरे को। हाँ, अपर है। हाँ, इस बैंक को क्या कहेंगे हम? यस, इस बैंक को हम कहेंगे जॉइंट स्टॉक बैंक। अगर यहाँ पर प्रॉफिट हुआ तो उसको आपस में शेयर किया जाएगा, और अगर यहाँ पर आपका लॉस हुआ
तो उसको भी क्या किया जाएगा, शेयर किया जाएगा। इस प्रॉफिट को हम कहते हैं असेट और इस लॉस को हम कहते हैं क्या कहते हैं, इसको लायबिलिटी। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? अगर मैं एक बैंक का शेयर धारक हूँ तो जब कभी बैंक का प्रॉफिट होगा तो मुझे दिया जाएगा, और जब लॉस होगा तो उसकी भरपाई भी मुझे करनी होगी। पल्ले पड़ रहा है सबको? सबको समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर ऐसी बात है तो ऐसे बहुत सारे शेयर धारक होंगे, ऐसे बहुत सारे आपके फाउंडर होंगे जो थोड़ा सा नर्वस होंगे, थोड़ा सा हिचकेंगे कि अगर लॉस हो सकता है और कितना भी लॉस हो सकता है तो मैं आपके कंपनी में पैसा क्यों लगाऊं? आप ही बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कई ऐसे लोग होंगे जो इसी बात से अपना इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें लॉस हो सकता है? ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है, हाँ या ना? प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, यस या नो, क्विकली। अगर ऐसे लोगों की संभावना ज़्यादा है तो चाहे वो बैंक हो गया या चाहे वो एक कंपनी हो गया, चाहे वो बैंक हो गया या चाहे वो कंपनी हो गया, वो ये कहेगा कि हम आपको एक फिक्स्ड प्रॉफिट तो देंगे अगर होगा, साथ ही में आपको जब कभी लॉस होगा तो आपको एक फिक्स्ड लॉस भी पे करना होगा। आपको समझ में आ रहा है कि एक तरफ तो मैंने आपसे कहा कि आपको प्रॉफिट तो मिलेगा अगर प्रॉफिट होगा, पर अगर आप शेयर धारक हो तो आपको कोई एक फिक्स्ड अमाउंट हम कर देंगे जिसको आपको पे करना पड़ेगा ताकि हम लॉस की रिकवरी कर सकें। तो मेरे को अब ये बताओ, ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में किस ऑप्शन में आप निवेश करना चाहोगे? किस ऑप्शन में आप करना चाहोगे, ऑप्शन ए में या ऑप्शन बी में? ज़रा फटाफट कमेंट कीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बी में। इसे हमने कहा एक अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला बैंक। कहिए हाँ या ना, इसे हम कह सकते हैं ना अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला बैंक? कमेंट कीजिएगा यस या नो, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, जल्दी से एवरीवन। इसे हम एक अनलिमिटेड लायबिलिटी वाला बैंक कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? कह सकते हैं। तो मेरे को बताओ मेरे दोस्तों, इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम क्या कहेंगे, इस वाले बैंक को, ऑप्शन बी को? अगर ये आपका अनलिमिटेड बैंक है तो ये आपका कौन सा बैंक होगा? कौन सा बैंक होगा? नाम लिखिए, कमेंट करिएगा। ये तो अनलिमिटेड लायबिलिटी है, ऑप्शन ए, पर ऑप्शन बी क्या होगा? ऑप्शन बी आपका होगा लिमिटेड लायबिलिटी बैंक। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? दिमाग के चक्षु खुले? सबको क्लियर हुआ? तो भारत में एक ऐसा बैंक जो भारत का पहला लिमिटेड लायबिलिटी का बैंक था, जो भारत का पहला लिमिटेड लायबिलिटी का बैंक था, उसका नाम था बैंक ऑफ औध। क्या नाम पड़ा उसका? बैंक ऑफ औध। और आपका ये कब बना? 1881 में। अब मैं आपको देता हूँ 10 सेकेंड, एक बार देख लीजिए, कोई डाउट है पूछिए, जल्दी से पूछिए। चलिए, तो कहानी पहुंच गई है आपकी अब 1881 में, और हमें भारत का जो पहला लिमिटेड लायबिलिटी का बैंक है वो मिल चुका है, जिसका नाम पड़ा है बैंक ऑफ औध। पर अभी भी दिल में एक कसक जगी है, दिल में एक टीस सी जगी है। और ओके आयुष जी, औध अवध या लखनऊ का पुराना नाम है। औध एक प्रांत था जिसके अंदर लखनऊ, गोंडा, फैज़ाबाद ये सारे शहर आते थे, और औध उसी का नाम है।
ठीक है। अब एक दिल में कसक सी जगी है, दिल में एक हल्की सी टीस सी है, वो ये है कि काश ऐसा होता हे प्रभु कि हमारे जब हम बैंक में जाएं तो जो भी कर्मचारी हमें दिखे वो हमारे जैसा हो, हमारी तरह बात करता हो, अत्यधिक गोरा ना हो, हमारी तरह ब्राउन चमड़ी का हो। मतलब एक ऐसा बैंक हो जिसमें जितने भी कर्मचारी हैं वो सारे कौन हो, सारे इंडियन हो, सारे भारतीय हों। इसी कोशिश को करने के लिए 1894-95 में भारत का एक ऐसा बैंक आया जिसके अंदर जितने भी एम्प्लॉइज थे वो क्या थे, वो इंडियंस थे। और इस बैंक का नाम पड़ा आपका पंजाब नेशनल बैंक, जो कि आपका लाहौर में था, पर आगे चलकर ये आपका दिल्ली में आपका ये अब है। अभी हाल ही में इसमें दो बैंक हैं, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स OBC और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये दोनों बैंक इसमें अभी हाल ही में मर्ज हुए हैं, तो इस वजह से भी आपका PNB अभी न्यूज़ में है। तो अगर एक सवाल आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट बैंक टू बी मैनेज्ड बाय ऑल इंडियंस, द आंसर विल बी पंजाब नेशनल बैंक। याद रहेगा सबको? अच्छा, अब एक सवाल आ रहा है यहाँ पर दिव्यन त्रिपाठी जी का सवाल है, सर लिमिटेड लायबिलिटी में जो एक्स्ट्रा लॉस होगा उसे कौन बेयर करेगा? तो मेरा आप सवाल आप सबसे है, इसका जवाब कौन देना चाहेगा? जया जी मैंने ऑलरेडी बता दिया, आप सुन नहीं रहे हो कनिका जी। जया जी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है शॉर्ट फॉर्म OBC का। एनी आइडिया गाइस, कौन करेगा? अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ओनर्स होंगे और ओनर्स के साथ शेयर होल्डर्स होंगे, तो जो भरपाई शेयर होल्डर से हो जाएगी उतनी हो जाएगी, बाकी लॉस को जो कंपनी के ओनर्स हैं, जो बैंक के ओनर्स हैं, वो रिकवर करेंगे। समझ में आ गया त्रिपाठी जी आपको? प्लीज़ कमेंट कीजिएगा यस हमें समझ में आ गया। तो कहानी पहुंचती है 1895 में, जब बनता है आपका पहला बैंक जिसे कंप्लीट तौर पर इंडियंस ने बनाया है। पर मेरा एक आपसे छोटा सा सवाल है, और सवाल ये है कि क्या हम इस बैंक को स्वदेशी बैंक कह सकते हैं? क्या इस बैंक को हम भारत का सर्वप्रथम स्वदेशी बैंक कह सकते हैं? आंसर क्या होगा? आंसर होगा ना बाबा ना, इसे हम एक स्वदेशी बैंक नहीं कह सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरे जिगर के छल्लों, स्वदेशी का मतलब होता है संपूर्ण रूप से भारतीय। मतलब जहाँ पर ना सिर्फ एम्प्लॉय भी भारतीय हो, बट मेरे भाइयों वहाँ पर जो ओनर हो, जो मालिक हो, जो दादा हो, वो भी कौन हो? वो भी भारतीय हो। सो व्हेन द ओनर्स एज वेल एज व्हेन द एम्प्लॉयज आर इंडियंस, दैट बैंक इज कॉल्ड एज अ स्वदेशी बैंक। उस पर हम आगे आएंगे, पर उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि 1901 से लेकर 1911 तक जो भारत में बैंकिंग हुई उसे कहा गया द गोल्डन एज ऑफ बैंकिंग। क्या कहा गया उसको? उसे कहा गया द गोल्डन एज ऑफ बैंकिंग। जैसे कि एक सवाल मेरा आपसे है कि अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास में भारत इतिहास का स्वर्णिम काल या द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री किस वंश को कहा जाता है? विच डायनेस्टी रूल इज सेड टू बी द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री? तो उसका आंसर होगा आपका गुप्त वंश। गुप्त डायनेस्टी को कहा जाता है द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री।
उसी तर्ज पर 1901 से 1911 तक का जो समय है इसे कहा जाता है द गोल्डन एज ऑफ बैंकिंग, क्योंकि इसमें बहुत सारे बैंक बने और उनमें से बहुत सारे बैंक अभी भी आपके बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा यानी बॉब, जैसे कि आंध्रा बैंक, या फिर आपका कैनरा बैंक। ये सारे बैंक आपके इसी पीरियड में बने। पर मेरे भाइयों, आपसे एक सवाल है मेरा कि जब कहीं कुछ ज़्यादा अच्छा होता है, जैसे कि अगर आप बहुत मीठा खाएं आपको अच्छा तो लगता है पर आपको डायबिटीज़ हो सकता है, वैसे ही जब एक लंबे समय तक भारतीय बैंकिंग ने उफान मारना स्टार्ट किया, ने ऊंचाइयां पाना स्टार्ट किया, तो उनका नीचे आना तो बिल्कुल ही वाजिब था। और इसी वजह से 1913 से 1919 तक का जो पीरियड है इसे कहा गया दी डार्क एज ऑफ बैंकिंग। अब मेरे को कौन बताएगा कि भारतीय इतिहास का काला अध्याय कब आया? किसे कहा गया है भारतीय इतिहास का काला अध्याय? तो मेरा आंसर होगा बहुत सारा समय, बहुत सारे ऐसे वंश हैं जिन्हें हम डार्क एज कह सकते हैं, चाहे वो औरंगज़ेब के बाद का समय हो, चाहे वो अंग्रेज़ों का काल हो, ये सारे जो आपके काल हैं, या चाहे वो आपका स्लेव डायनेस्टी हो, ये सारे जो आपके काल हैं इन्हें हम डार्क एज कहते हैं। वैसे ही 1913 से लेकर 1919 तक के पीरियड को हम डार्क एज कहते हैं। इसको समझने से पहले हमें अच्छी बात करनी चाहिए, और अच्छी बात ये हुई कि 1911 में भारत को मिला उसका पहला स्वदेशी बैंक, और इस बैंक का नाम था, मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, इसका नाम था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसका नाम क्या था? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसको आप आरबीआई से कंफ्यूज मत कीजिएगा। आरबीआई हमारा रेगुलेटर है, आरबीआई एक आम बैंक नहीं है, वो रेगुलेटर है, और ये आपका एक बैंक है। यहाँ तक किसी कोई डाउट? प्लीज़ आंसर बताइएगा मेरे को जल्दी से। कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी, हल्का सा भी, प्लीज़ मुझसे बता दीजिएगा। हाँ, अलग है, अलग है, अलग है जी, बिल्कुल अलग है। नहीं नहीं, ये एसबीआई नहीं था, एसबीआई आगे आएगा। अभी आप श्रुति जी डाउट मत करिए, आगे आएगा। अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे है कि ये जो 1913 से 1919 का पीरियड है, इसमें इतना ख़राब क्यों हुआ? ऐसा क्या हो रहा था दुनिया भर में जिस वजह से भारतीय जो बैंकिंग है उसका मटिया मेट निकल गया? तो उसका आंसर है वर्ल्ड वॉर 1। प्रथम विश्व युद्ध आपका 1913 से 1919 के बीच में आपका हुआ था। अब प्रॉब्लम ये है कि वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया और अंग्रेज़ों का, ब्रिटिशर्स का जो फोकस है वो वापस भारतीय बैंकों की ओर आ गया, और उन्होंने ये देखा कि भारत में जो माहौल है, भारत का जो एक सोचना है, उसमें अंतर आ गया है। एक बात आप लोग अग्री करेंगे, आप सब लोग अग्री करेंगे कि भारतीयों में एक ख़ास बात होती है, हमें आप कुछ भी बोल लो, कितना भी बोल लो, पर जिस दिन हमें बात समझ में आ गई या जिस दिन हमारा जो दिमाग है वो फिर गया, उस दिन हम
किसी की नहीं सुनते। 1919 आते आते भारत में एक ऐसे व्यक्ति का आगमन हो चुका था जो बेहद ही अलग स्वभाव का था, जिसे हिंसा नहीं, जिसे अहिंसा पसंद थी। एक ऐसा व्यक्ति जो एक जोड़ा धोती पहन के ही संतुष्ट था और अहिंसा के मार्ग से, सत्य के मार्ग से और स्वदेशी के मार्ग से उसने भारत को आगे बढ़ाने और भारत को आज़ादी लाने में मदद की। उनका नाम था महात्मा गांधी। तो अंग्रेज़ों के पीछे अब एक रीज़न है कि उन्हें अब कुछ भी करके भारतीय बैंकिंग को दोस्तों डेवलप करना है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे बात कहना चाहूँगा और ये मेरा निजी राय भी है और ये मैं चाहता हूँ आप लोग समझें इस बात को। गांधी जी को आप महात्मा के नाम से ही पुकारा करें, उसके बहुत सारे कारण हैं। मुझे नहीं पता कि उनका राजनीतिक सोच क्या थी, पर प्राइवेट मैटर्स में एक निजी सोच के हिसाब से उन्होंने बहुत सारे ऐसे त्याग किए हैं जो एक आम इंसान के लिए नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। इसीलिए हमें उन्हें महात्मा कहना चाहिए और कोई वजह नहीं है, ना तो कोई राजनीतिक वजह है ना कोई वजह है। सिर्फ वजह इतनी है कि उनके जीवन में उन्होंने कई बार हार देखी, पर कई हार को देख के उन्होंने उसे समझा, सीखा और आगे बढ़े। उन्होंने लाख गलतियां की, पर अंत में वो एक मनुष्य हैं, एक मानव थे और उन्होंने अपना जो एक मनुष्य की सर्वाधिक शक्तियां होती हैं उनको यूज़ करने की कोशिश की। तो चलिए टॉपिक से भटक गए, वापस टॉपिक पे आते हैं। तो जब ये महात्मा गांधी जी जब आ गए तो एक प्रॉब्लम ये हुआ कि अब अंग्रेज़ों को कुछ नया करना पड़ा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 27 जनवरी 1921 में उन्होंने 3 जो उनके प्रेसिडेंसी बैंक्स थे, कहाँ पर थे ज़रा फटाफट कमेंट कीजिएगा, कहाँ पर ये बैंक बने हैं आपके। एक बंगाल में, एक बॉम्बे में और तीसरा आपका मद्रास में। इन तीनों को अमलगमेट किया। क्या किया? क्या किया? अमलगमेट किया। अब ये होता क्या है, देखो 2 वर्ड होते हैं, एक होता है आपका मर्जर और एक होता है आपका अमलगमेशन। अगर आप किन्हीं 2 चीज़ों को जोड़ दें, कंबाइन करें, उन्हें कहा जाता है मर्जर। और जब आप 2 से ज़्यादा चीज़ों को कंबाइन करें या 2 से अधिक चीज़ों को आप मर्ज करें तो उसे कहा जाता है आपका अमलगमेशन। बात समझ में आई आपको? दोनों सेम है, एक राम है एक श्याम है। मर्जर जो है उसमें आप 2 चीज़ों को कंबाइन करते हो और अमलगमेशन में आप 2 से अधिक लोगों को कंबाइन करते हो। तो यहाँ पर क्योंकि 3 है और इतनी तो मैथ्स मेरी भी अच्छी है और आपकी भी अच्छी है कि 3 बैंकों को मिलकर क्या किया गया, कंबाइन किया गया, उनको अमलगमेट किया गया और उसे कहा गया, और इस बैंक को कहा गया आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या कहा गया इसको? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर कट? एनी डाउट्स? जब आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना तो इसको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन दिया गया और वो फंक्शन आपका था कंट्रोलर ऑफ करेंसी का। क्या फंक्शन था आपका? कंट्रोलर ऑफ करेंसी का। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि अभी भी देश के पास कोई पर्यवेक्षक, कोई संरक्षक या कोई रेगुलेटर नहीं है बैंक्स का।
इसीलिए 1923 में एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था रॉयल कमीशन ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। उस कमीशन का नाम था रॉयल कमीशन ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। ठीक है, इस कमीशन का एक फेमस नाम है और वो नाम है आपका हिल्टन यंग कमीशन। क्या नाम है? हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, अब इस कमीशन के रिकमेंडेशंस में 1934 में एक एक्ट पास किया गया जिसका नाम था द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। क्या नाम था उस एक्ट का? द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। इस एक्ट के बनने के पीछे कई वजह हैं। अगर आपसे एग्ज़ाम में सवाल आएगा कि भारत में आरबीआई को बनाने के पीछे कौन सा अधिनियम है, कौन सा एक्ट है, तो उसका आंसर है आरबीआई एक्ट 1934। इस एक्ट को किन के रिकमेंडेशंस पे बनाया गया? तो इसका आंसर होगा रॉयल कमीशन ऑन करेंसी फाइनेंस या हिल्टन यंग कमीशन के नाम पर एक किताब है, उसको आप सर्च करिएगा, द 1 रुपी सॉल्यूशन और द 1 रुपी प्रॉब्लम। उस किताब में जो रिकमेंडेशंस दिए गए हैं ना, उन रिकमेंडेशंस पर आपका ये एक्ट बेस है। उन्हीं पर आपका जो ये एक्ट है वो आपका बेस्ड है। और उस बुक को लिखा है एक और भारत के महान भारतीय ने, जिनका नाम है बाबा साहेब अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर। तो सही मायनों में अगर आपसे कोई पूछेगा कि क्या कारण है आरबीआई के बनने का, तो उसका आंसर मेरे हिसाब से दोस्तों होगा बी आर अम्बेडकर। पर एग्ज़ाम में अगर सवाल आएगा तो आप आंसर करेंगे कि हिल्टन यंग कमीशन ने इसको दोस्तों किया गया है। अमनदीप जी, बहुत ही सिंपल है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना और उसको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य दिया गया कि भारत में जो करेंसी है उसको एक करना और उस करेंसी को खुद कंट्रोल करना। ये एक फंक्शन था इंपीरियल बैंक का। समझ में आया? यशवर्धन जी, शायद सल्यूशन है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप गूगल करके। ठीक है, और इसी एक्ट के बल पर 1935 में, अरे यशवर्धन जी मैंने बता दिया, गूगल कर लीजिएगा, रेलेवेंट नहीं है वो, मैंने वो आप सिर्फ को आपको जानकारी के लिए बताया, बाकी आप गूगल कर लीजिएगा उसको। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 में आपका बना आरबीआई। क्या बना आपका? आरबीआई। समझ में आ गया आपको सबको? एवरीवन? आरबीआई जब बना, जैसे कि अगर हम आज के आरबीआई की बात करें, अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें, तो आज के समय में तो आरबीआई जो आपका है वो एक रेगुलेटर है ना। पर जब आरबीआई बना तो उस समय वो एक प्राइवेट बैंक था, जिसके पास जो पूंजी होती है, जो कैपिटल के पास होता है, वो मात्र 5 करोड़ था। उस समय 5 करोड़ काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ऐसा नहीं कम था। और इसके हेडक्वार्टर्स आपके 1937 तक कलकत्ता में थे, और फिर 1937 के बाद इसके हेडक्वार्टर्स आपके जो हैं वो बॉम्बे में, या जैसे अब आज हम मुंबई कहते हैं, वहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया।
आरबीआई के जो प्रेसिडेंट थे उनको नाम दिया गया आरबीआई गवर्नर, और भारत के आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था सर ऑसबॉर्न स्मिथ। क्या नाम था? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। मैं सर इसलिए लगा रहा हूँ बिकॉज उस समय इनको नाइटहुड दिया गया था। उस समय नाइटहुड पाना बहुत आसान था अंग्रेज़ों के लिए, और इस लिहाज से उनको ये काम सौंपा गया था। क्लियर है आपको सर? सबको मेरे दोस्तों क्लियर है? जया जी, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जया जी और बाकी सब, आप मेरे से एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछिए। अगर आप मेरे से कहेंगे कि आरबीआई फिर से पूरा बताऊं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपने ढंग से फोकस नहीं किया है। तो जया जी आप ये बताओ कि इस पूरे वार्तालाप में, पूरे डिस्कशन में आपको क्या डाउट है, वो एक ख़ास डाउट क्या है वो आप मेरे को बताओ। ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा कि आप पूरा फिर से पूछ लो, बिकॉज इतना तो मैंने बेकार नहीं पढ़ाया है कि आपको पूरा समझ में नहीं आया। और ना तो ये सेशन हमारा हेलो फरमाइश का है। यहाँ पर मैं रिपीट फिर से कर रहा हूँ, मैं आपसे मांगता हूँ, मैं आपसे बाकियों की तरह 1 घंटा नहीं मांगता, मैं आपसे 45 मिनट मांगता हूँ, 45 मिनट्स मांगता हूँ। और मैं आपसे कहता हूँ कि आप जैसा मैं फोकस्ड हूँ, आप भी फोकस होके 45 मिनट पढ़ें। ठीक है, तो आपका एग्जैक्ट डाउट क्या है जया जी, आप प्लीज़ मेरे को बताएं। मैं आपको नहीं कह रहा, तो अगर आपको लगा ऐसा, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, पर मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आपका जो एग्जैक्ट डाउट है वो बताइएगा। ठीक है, अब कई बड़े सवाल हैं, बड़े सवाल और बड़े माकूल सवाल ये हैं कि हम आज़ादी के दरवाजे पे खड़े हैं और अब हम आज़ाद होना है। आज़ाद भारत में क्या बदलाव हुआ, कैसे चेंज हुआ, इन सब की हम बात आगे करेंगे अगले लेक्चर में। पर अभी के लिए यहाँ तक कोई डाउट है नहीं है तो मेरे को बता दो, बिकॉज इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आरबीआई का फॉर्म होने का रीज़न क्या था? देवयन जी मैंने पहले बताया आपको, जैसे अगर आपने देखा होगा, यहाँ देखिए लिखा है प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम थी कि भारत में कोई बैंकों का रेगुलेटर नहीं था, है ना। तो ये क्या बना आपका आरबीआई, आरबीआई आपका रेगुलेटर बना। समझ में आया आपको? क्लियर हुआ आपको? हाँ या ना? तो कहानी में बदलाव आएगा 1947 के बाद, जब भारत आज़ाद होगा, और कई क्रांतिकारी, कई रेवोल्यूशनरी बदलाव आपको दिखेंगे, जिनकी जानकारी हम आपको देंगे अगले टर्न पर अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो कृपया मुझसे पूछ लीजिए। देवियन जी प्राइवेट इसलिए था, प्राइवेट था, पर उसके जो कार्य दिए गए वो ब्रिटिश राज ने उनको दे दिए थे। नहीं सर, करेंसी रुपी थी। नहीं, उस समय नहीं था अमनदीप, उस समय ये आपका इसका एक ही फंक्शन था, जिस फंक्शन को अमन भाई दिया गया था इंपीरियल बैंक से, और वो फंक्शन आपका था कंट्रोल ऑफ करेंसी का। सर आफ्टर अमलगमेशन तीनों बैंक सेम करेंसी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अंकित बिल्कुल आपका अच्छा ऑब्जर्वेशन है। हाँ पहले नहीं, पहले प्राइवेट बैंक था, कमर्शियल बैंक नहीं था, गवर्नमेंट के ब्रिटिश राज के अंदर था, और जो मेन फंक्शन था इंपीरियल बैंक का कंट्रोल करने करेंसी का, उस फंक्शन को इससे लिया गया, बिकॉज आरबीआई कभी भी आपका लोगों के साथ बैंकिंग नहीं करता था। ये बात समझिए देवियन जी। ऑल राइट, ओके। किसी को कोई डाउट, हल्का सा भी डाउट पूछिएगा मेरे को जल्दी से, बिकॉज अगले टर्न पे फिर हम बात करेंगे इसके आगे, पर अभी के लिए यहीं पर रोकेंगे। तो एनी डाउट प्लीज आस्क।
सर एक कन्फ्यूजन है, आरबीआई आने के बाद इंपीरियल बैंक के हाँ नहीं, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका, कन्फ्यूजन नहीं, अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका देवियन। हाँ, वो जो एक आपका इंपीरियल बैंक का फंक्शन था उसको आरबीआई ने ले लिया, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो इसी के साथ हम एंड करते हैं सेशन को। अब आपसे अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम बात करेंगे, और मैं चाहूँगा आप प्लीज़ पढ़ के आइएगा, नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण किसे कहते हैं और भारत में कितनी बार हुआ, इन सबको पढ़ के आइएगा। ठीक है, शुक्रिया दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर एंड